हेलो गाइस, आज चैप्टर नंबर 1 कंपनी लॉ का डिस्कस करेंगे, सीए इंटरमीडिएट। तो इसमें केवल इस चैप्टर में केवल दो ही सेक्शन है, पहला सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो कंपनीज के शॉर्ट टाइटल्स और इसका एक्सटेंड की कहाँ लगता है और कमेंसमेंट कब से लगता है और एप्लीकेशन, इसके बारे में बात करता है। और सेक्शन जो 2 है वो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है जो कि आ सकती है एग्जाम में। कुछ कुछ डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट्स है उसकी, तो वो इम्पोर्टेंट्स कर लेंगे। तो सेक्शन 2 जिसमें है तो वो डेफिनेशन के बारे में बात करता है। सबसे पहला है कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एसोसिएट कंपनी के बारे में बोलता है कि एसोसिएट कंपनी क्या होती है। तो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, वह कंपनी जिसमें अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस, वो कंपनी की सब्सिडी कंपनी ना हो एंड इंक्लूड्स और जॉइंट वेंचर्स भी इंक्लूड करता है। मतलब दो कंडीशन फुलफिल होना है चाहिए। फिर इसके हिसाब से एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब है कि कंट्रोल होना चाहिए एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स, या फिर कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। फिर द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर्स का मतलब क्या है, जॉइंट वेंचर्स मीन्स joint arrangement whereby the parties that have a joint control of arrangements have rights to the net assets of the arrangements। फिर उसके बाद मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक आता है सेक्शन डिवेंचर्स, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट। हाँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये ऐसे ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस भी आ सकता है 3 मार्क्स में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आ सकता है, बैलेंस शीट आ सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ सकता है। यदि नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। फिर तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। फिर चौथा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यदि कोई एप्लीकेबल है, यदि एप्लीकेबल होती है तो। और कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट जो कि ऊपर जो भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है या फिर इक्विटी है, उसको सपोर्ट करा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कह सकते एक तरीके से, तो वो हो। फिर बोलता है कि जो कौन कौन सी कंपनी है जिनको कैश फ्लो की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। इन 3 कंपनियों को है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और फिर आगे है फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स पीरियड एंडिंग ऑन 31 डे ऑफ मार्च एवरी ईयर, मतलब 31 मार्च हर साल के वही फाइनेंशियल ईयर होगा। यदि कोई कंपनी जो कि 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका जो पीरियड एंड जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो अगले साल का 31 डे ऑफ मार्च ऑफ फ्लोइंग ईयर वो होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। फिर ये भी है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी है कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइडेड वेयर द कंपनी, यदि कोई कंपनी है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट कंपनी है, वह कंपनी जो कि फॉरेन में आउटसाइड इंडिया है वो इनकॉर्पोरेट हुई है और वो चाहती है कि हम डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर माने, 31 मार्च की जगह दूसरा माने, तो वो क्या करेगी, तो जो इंडिया में जो सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी है, वो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगी विद द प्रिस्क्राइब फॉर्म्स एंड मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको अलाउ कर देगी एनी पीरियड एज अ फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो पीरियड फाइनेंशियल हो या ना हो। फिर इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है। तो सेक्शन 245 से क्लोज, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 51% से कम पेड अप शेयर कैपिटल में होल्डिंग ना हो सॉरी, government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government, by any state governments or governments, or partly by the central government and partly by one or more state governments। मतलब एक से ज़्यादा भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, एक से ज़्यादा राज्य सरकार दो है वो भी होल्ड कर सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कर सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके कर सकती है होल्ड। फिर कंपनी, कोई भी जो सब्सिडी कंपनी है गवर्नमेंट की उसको भी गवर्नमेंट कंपनी मान लेंगे।
इसकी केस स्टडी जो है एग्जांपल्स ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। फिर होल्डिंग कंपनी सेक्शन 46, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जिसके एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी हो, तो उसी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं। फिर आता है की मैनेजर पर्सन्स, तो की मैनेजर पर्सन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 51, की मैनेजर पर्सन रिलेशन टू कंपनी मीन्स CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, CS कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर्स, CFO and or any such other officers not more than one level below the directors whose whole time employments, मतलब whole time employment में होना चाहिए और designated as a key manager persons by the board, और बोर्ड ने डिसाइड कर रखा वैसा। फिर उसके बाद है सॉरी गवर्नमेंट कंपनी हो गया था, की मेजर पर्सन भी हो गया था। फिर लिस्टेड कंपनीज, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। लिस्टेड कंपनीज क्या है, ये आया था एक बार। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कंपनी की सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड हो कोई से भी स्टॉक एक्सचेंज में, वही लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। कोई भी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी जो है उनका इंटेंट है कि हम ये सिक्योरिटी लिस्ट करवाएंगे या फिर सेबी ने बोल रखा है, तो उस कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं कंसीडर किया जाएगा। फिर ऐसी ईयर अकॉर्डिंग टू द रूल 2A ऑफ कंपनीज, तो कौन कौन सी कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी, तो पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स जो कि लिस्टेड नहीं कराए हैं, इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं कराए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, मगर उसकी जो नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज है इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, तो वो लिस्टेड है। दूसरा नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो वो भी लिस्टेड है। तो ऐसी कंपनी पब्लिक कंपनी को माना नहीं जाएगा कि लिस्टेड है। फिर प्राइवेट कंपनी विच हैज़ लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, और पब्लिक कंपनीज जो कि जिनकी सिक्योरिटी जो लिस्टेड नहीं है देयर इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद आता है नेटवर्थ हो गया, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं जो हो सकता है केस स्टडी बेस। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जिनके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल तो होना ही चाहिए, एंड विच बाय आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल्स के द्वारा रिस्ट्रिक्ट करा है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, जो कि रिस्ट्रिक्ट करा है राइट टू ट्रांसफर शेयर्स को, और एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी OPC को छोड़ के जो लिमिट्स है नंबर ऑफ मेंबर्स की वो 200 है। फिर क्या बोलता है, ये भी केस स्टडी वेटेज केस स्टडी बन सकती है इसमें से, कि प्रोवाइडेड वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होल्ड करते हैं एक या एक से ज़्यादा शेयर्स जॉइंटली, तो दे शेल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर्स, तो उनको सिंगल मेंबर ही माना जाएगा। फिर कौन कौन से इंक्लूड नहीं किया जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स में फॉर द पर्पज, तो कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट में हो कंपनी के वो, और कोई भी पर्सन जो कि फॉर्मली एम्प्लॉयमेंट में था कंपनी के, वेर मेंबर्स ऑफ कंपनी विल इन डेट एम्प्लॉयमेंट, और कंटिन्यू कर रहा है मेंबर आफ्टर एम्प्लॉय हटने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है एज ए मेंबर्स, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट करती है टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। फिर आता है इसके बाद कि पब्लिक कंपनी क्या है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी ना हो, एंड जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, वो कंपनी हो सकती है। फिर रिलेटेड पार्टीज क्या है, तो रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू कंपनी मीन्स डायरेक्टर्स और उसका रिलेटिव, की मैनेजर पर्सन्स और हिज रिलेटिव, in firms in which directors, managers or his relatives are partners, private company in which directors or managers or his relatives are members या फिर डायरेक्टर्स हो, पब्लिक कंपनी के इसमें जिसमें डायरेक्टर्स हो मैनेजर्स हो, और इज अ डायरेक्ट मैनेजर जो है डायरेक्टर्स है एंड होल्ड करता है अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ विच टोटल पेड शेयर कैपिटल्स। फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स इज कम्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स। फिर कोई भी बॉडी को एनी पर्सन जिसकी एडवाइस या फिर डायरेक्शन से इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टर काम करते हो वो भी पर्सन भी हो सकता है। फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी हो या एसोसिएट कंपनी हो, सच कंपनी सब्सिडरी हो ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इज ऑल्सो सब्सिडरी कंपनी, और इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद आता है कि स्मॉल कंपनी क्या है, तो सेक्शन 2 से 85 स्मॉल कंपनी मीन्स
इस अदर देन पब्लिक कंपनी को छोड़ के वह कंपनी स्मॉल कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा है 50 लाख रुपीस से, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस। एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल की भी और टर्नओवर की भी। टर्नओवर ऑफ विच एज पर इस लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले साल का जो है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सच हायर अमाउंट एस में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज़। अब जो ये सेक्शन है इस स्मॉल कंपनी का वो किस किस पे अप्लाई होगा ही नहीं। पहला है होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट सब्सिडरी कंपनी, फिर दूसरा कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि गवर्न की है बाय एनी स्पेशल एक्ट। मगर इसमें थोड़ा चेंजेस है जो कि एग्जाम पर्पज से, तो एग्जाम में केस स्टडी बेस आएगा तो यही आएगा कि इसमें पहले तो वो लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है कि जो अमेंडमेंट्स आए तो ये है। तो एज पर द कंपनीज रूल 2014 फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लोज 1 एंड सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज 85 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शेल नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़ एंड 20 करोड़ रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका ये एग्जांपल्स भी है, कर सकते हैं एग्जाम्स पर। फिर इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल्स नो सब्सिडरी कंपनी क्या है, तो सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक्सेस और दोनों में से एक और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स, या तो फिर खुद अकेले या फिर टुगेदर विद वन और मोर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज हो गया। फिर इसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, तो वो कोई भी शेयर्स जो कि डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पे किए जाते हैं या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस को छोड़कर जाते हैं तो वो होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। फिर टर्नओवर मींस द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हो गया, अब ये केस स्टडी बेस कर लेना है, और ये स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन ऐसा ही है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन उन्होंने सोल्व करा है वो 2 and 20 जो अमेंडमेंट्स है उसके बेसिस पे करा है, इस क्वेश्चन में पढ़ना एक बार। फिर पब्लिक कंपनी का आते हैं और केस स्टडी बेसिस सारे डिस्कस करें क्वेश्चंस। ओके बाय।